हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक को। देखो, केमिकल काइनेटिक्स किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप एचटेट पीजीटी की बात कर लो, मास्टर कैडर की बात कर लो, ईएमआरएस की बात कर लो, ठीक है। उसके अलावा यूपी पीजीटी की बात कर लो, ठीक है, आरपीएससी की बात कर लो। सभी एग्जाम के लिए जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जनरली इस टॉपिक को 12 से 13 आवर्स में पढ़ाया जाता है, पूरा डिटेल में जब पढ़ाते हैं। बट इस टॉपिक में कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो 99% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो हम एक वीडियो के अंदर ही कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट ने 12 से 13 आवर्स भी पढ़ा होगा उनको भी सारा कंटेंट, ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी इस वीडियो के अंदर क्या होंगे, कवर होंगे। बस आप लोगों ने क्या रखना है, अपने साथ पेन और पेपर रखना है और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को समझते रहना है और जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको नोट भी करते चलना है, ठीक है। नोट्स बनाने जरूरी हैं सो डैट आप अपनी रिवीजन भी प्रॉपर वे में कर सको। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते क्या है, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कशन करते हैं क्या, रेट का। अब रेट क्या होता है इसका मीनिंग सीखेंगे। रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, उसका आइडिया हम कहाँ से लेंगे, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से। अब रेट का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले मैं आपको रेट डिफाइन करता हूँ। देखो, रेट हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो रेट का इन जनरल जो मीनिंग होता है, किसी भी क्वांटिटी का चेंज, किसी भी क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितना चेंज हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अगर ज़्यादा चेंज होगा ज़्यादा रेट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास चेंज कम होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं, उसको रेट। बट हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रेट क्या होगा, हमारे पास इस रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो चेंजिंग क्वांटिटी है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो केमिस्ट्री में हम रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट आप सेकंड में ले लो। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड। और जो रेट की यूनिट है हमेशा ही हमारे पास सेम रहती है, जो रेट की यूनिट है हमेशा सेम रहती है। तो रेट की क्या यूनिट होगी हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये हमेशा फिक्स रहती है। क्योंकि रेट की यूनिट हमारे पास फिक्स होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, आगे जाके हम एक टर्म पढ़ेंगे, एक होता है रेट, एक होता है रेट कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो वेरी करती है। ये अभी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन थोड़ी देर में करूँगा। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, यूनिट वेरी विद ऑर्डर। ये वाली यूनिट ऑर्डर के साथ क्या करती है, वेरी करती है। बट रेट की यूनिट क्या होती है, ऑलवेज फिक्स होती है। क्लियर है बच्चों। तो हमने देखा कि रेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। रेट इन जनरल हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई रिएक्शन फास्ट स्पीड पे हो रही है या स्लो स्पीड पे हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी रेट बोलते हैं। अब रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। अगर देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहता है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेट रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट के जो मेनली फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, एक तो होता है कंसंट्रेशन, एक होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। देखो, छोटी सी चाय बनाने में और ज़्यादा बड़ी चाय बनाने में ये दोनों में फ़र्क होता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा लेते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ बनानी होती है तो वो जल्दी बन जाती है।
उसके बाद देखो कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी हमारे पास क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर के साथ भी रेट क्या होती है, चेंज होती है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में हम देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन को, इसको देखेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन के फैक्टर में हम डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट होगा। कंसंट्रेशन में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, टेम्परेचर में हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, और एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को भी देख लेंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, इसे रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है वो हम सीखेंगे कैटलिस्ट वाले फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट देखो हमारे पास रेट के बेसिस के ऊपर हम कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन की रेट के बेसिस के ऊपर हम 3 टाइप्स की रिएक्शंस को पढ़ते हैं। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन, एक होते हैं हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन, एक होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, और एक होती है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस। तो वेरी स्लो रिएक्शन का क्या मीनिंग है, हमने रेट को मेजर करना है, तो रेट को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा ना। रेट का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, हमें टाइम नोट करना पड़ेगा रेट को अगर निकालना है तो। अब देखो वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो होने वाली रिएक्शन, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इस रिएक्शन में हम प्रैक्टिकली टाइम नोट नहीं कर पाएंगे। देखो रस्टिंग तो 2 साल में होती है, कभी 3 साल में हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो हम इतना टाइम वेट थोड़ी करेंगे कि हम नोट कर लें कि इतने टाइम पे रस्ट आ गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस में हम रेट को मेजर नहीं करते। वेरी फास्ट रिएक्शन लाइक आयनिक रिएक्शंस, जो आयनिक रिएक्शन होती है ना वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। जैसे ही हमने रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया रिएक्शन हो गई। तो क्या हमें टाइम नोट करने का भी टाइम मिला, नहीं मिला। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस के केस में भी हम रेट को स्टडी नहीं करते, इन केसेस में हम रेट को नहीं पढ़ते। बट अगर हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन हुई, मॉडरेट रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, रेट को मेजर कर सकते हैं। जो रिएक्शन हम लैब के अंदर करवाते हैं, अब लैब के अंदर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम लेती है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम लेती है तो उस टाइम को हम नोट करके क्या निकाल सकते हैं, अपना रेट निकाल सकते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शंस के केस में हम क्या कर सकते हैं, रेट को निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड में ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे N और N का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर H और H के बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे N और H के बीच में। तो ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक सफिशिएंट टाइम लेती है। इसलिए इस टॉपिक में हम किस टाइप की रिएक्शंस का रेट निकालते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस का हम रेट निकालते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ROR का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो सब समझ आएगा आपको। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई रिएक्शन है 2A + 3B गिविंग 5C, ठीक है। ये कोई मेरे पास कोई रैंडम रिएक्शन है। अब इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। इसका एक्सप्रेशन लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा, जैसे रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो रिएक्टेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन, और जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन की फॉर्म में आ जाता है।
ये जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन की फॉर्म में आ जाता है, इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। इस लाइन का क्या मीनिंग है कि ए की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली ये किसके इक्वल होगा, बी भी अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब जो सी है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और अपॉन की फॉर्म में क्या आ जाएगा 1/5, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या किसी रिएक्शन का हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब यहां से हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई रिएक्शन दिया है, ये वाली सेम रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, यहां से आपने टर्म्स को समझना है। अगर मैं बोल रहा हूं पहली टर्म, पहले मैं पूछा आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया मैंने, जैसे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप किसके इक्वल लिख दो, -12 dA/dt के लिख सकते हो, -1/3 dB/dt के लिख सकते हो। तो जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन आपसे दिया हुआ है, मतलब ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग समझ आ गया। अगर आपसे पूछ ले रेट ऑफ ए, सिर्फ ए मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का पूछ रहा है, रेट ऑफ ए का क्या मतलब है कि ए का रेट पूछ रहा है, तो ए का रेट क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब ए का हमने स्पेसिफिकली पूछ लिया, रिएक्शन का नहीं पूछा, सिर्फ एक ए पर्टिकुलर सब्सटेंस का पूछ लिया, तो उस केस में हमें कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपसे पूछ लिया रेट ऑफ बी या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, देखो बी का रेट कम होता है, ठीक है, रिएक्टेंट का रेट कम होता है, प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है, ऐसा होता ना। इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इनिशियली रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो 0 होता है, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 से बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम रिएक्टेंट्स के साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। तो अगर आपसे पूछ लिया रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, मतलब बी का रेट क्या होगा, कम होगा, तो इसको भी क्या लिख देंगे, -dB/dt, सिंपल। अगर आपसे पूछ ले रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी, सॉरी सी, ये सी क्योंकि बन रहा है इसलिए उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोडक्शन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, +dB/dt। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है तो हमें कॉफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का पूछा है, ए का, बी का या सी का, तो उस केस में हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये पीजीटी एग्जाम्स के, उनके थ्रू ही हम ये वाले क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये आरपीएससी पीजीटी 2018 का क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एचटेट के अंदर सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार क्या कर चुका है, रिपीट कर चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या दिया है, एक रिएक्शन दिया है, उसने बोला है एवरेज रेट बोला है, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर रिएक्शन से हम लिख सकते हैं -12 D(N2O5) डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू +1/4 DNO2/dt इज इक्वल टू +DO2/dt। ठीक है, अब ये कैसे लिखते हैं, ये अभी मैं आपको सिखा चुका हूँ। उसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, ये वाली दी है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, देखो, और उसने पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो उसने पूछा क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 पर्टिकुलर सब्सटेंस का, मतलब ये चीज़ उसने पूछी है, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और ये चीज़ पूछी है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल आ जाएगी, +1/4 DNO2/dt। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया उसने,
ये 6.79 इंटू 10⁻⁻4 पूछा क्या है, ये वाली टर्म पूछी है। तो DnO2/dt किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। अब देखो 6 इंटू ऑलमोस्ट 7 है, 7 इंटू 4 28 के आसपास, मतलब 2.71 वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट भी याद करके जाओगे। तो इसका आंसर आएगा 2.716 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो हमने एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, रेट एंड रेट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन का हम एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेट का। हमने बेसिक आइडिया लिया और उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर को, इन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इनके फॉर्मूलाज को कैसे हम इजीली याद कर सकते हैं, वो वाली ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये फॉर्मूलाज को भी हम इजीली याद कर सकते हैं और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना होता है वो वाला पार्ट भी हम यहाँ से सीखेंगे। तो जनरली ऐसा देखा गया, जो किसी रिएक्शन का रेट होता है, किसी रिएक्शन का रेट होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन की कुछ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन की कुछ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मीनिंग हुआ, हमने देखा कि हमने कंसंट्रेशन को डबल किया लैब के अंदर, कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी हमारे पास क्या हो गया, डबल हो गया। रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो हम एन की कितनी पावर रखें, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट डबल हो गया। तो कब होगा, जब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तभी कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गया, तभी तो एन की पावर कितनी होगी, 1। मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर एन की वैल्यू 2 रख दूं मैं, तो एन की वैल्यू 2 रख दूं मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे हम रेट को डबल करेंगे, कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। अभी इसको सिंपल आपने ध्यान रखना है, जो रेट है वो कंसंट्रेशन की किसी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जितनी इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, एन के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे एक लगता है कांस्टेंट के। यहाँ पे जो के कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और जो हमारे पास एन होता है यहाँ पे वो ऑर्डर होता है, एन क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब जो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है आपसे वो होता है यूनिट ऑफ के के ऊपर। तो देखो रेट का क्या एक्सप्रेशन आ गया, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। अब देखो के की यूनिट निकाली हमने, तो के क्या आ जाएगा, रेट ओवर कंसंट्रेशन की पावर एन। अब रेट की यूनिट तो मैंने आपको बता रखी है क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर एन है। यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, देखो यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा ना, ये सिंपल मैथमेटिक इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये होता है हमारे पास एक्सप्रेशन जिससे हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अगर हमारे पास रिएक्शन हुई जीरो ऑर्डर की, या रिएक्शन हुई फर्स्ट ऑर्डर की, या रिएक्शन हुई सेकंड ऑर्डर की, तो अगर रेट हुआ एन हुआ हाफ, या ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर जो होता है हमारे पास किसी रिएक्शन का
वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू रख सकता है, ठीक है ना, अपना ऑर्डर। उसके बाद देखो, अगर हमने एन की वैल्यू 0 पुट कर दी तो रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट आएगी। तो अगर मैं एन को 0 पुट करूंगा, 1 माइनस 0 1, मतलब ये क्या बच जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैंने एन की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 माइनस 1 0, एनीथिंग पावर 0 1, तो बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स वाला टर्म बच जाएगा। उसके बाद अगर एन की वैल्यू 2 पुट करी तो 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल की पावर -1, मोल इनवर्स, लीटर का इनवर्स लीटर आ जाएगा, और इनटू सेकंड इनवर्स। तो देखो ये वाले क्या बन जाएंगे, रेट कांस्टेंट के यूनिट बन जाएंगे। ये वाले क्या बन जाएंगे हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। ये डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, रेट कांस्टेंट के यूनिट बन जाएंगे। आपको एक याद क्या रखना है, सिंपल एक जर्नल पैटर्न, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। ये वाला हो गया हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन। ये वाला क्या हो गया हमारे पास, जर्नल एक्सप्रेशन। अब देखो, अगर ऑर्डर हाफ हुआ तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, वो आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर आप खुद करोगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक दो बातें और बताऊंगा आपको, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जैसे 1 लीटर होता है ना, वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इस यूनिट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। लीटर को क्या लिख सकता हूँ, डेसीमीटर क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, डेसीमीटर क्यूब की -3। क्लियर है, लीटर था, लीटर को डेसीमीटर क्यूब से बदल दिया और कुछ नहीं किया, इनटू सेकंड इनवर्स। तो ये भी किसकी ऑर्डर यूनिट बन जाएगी, ये भी हमारे पास यूनिट बन जाएगी 0 ऑर्डर की। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब लिख दे तो उससे हमने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग को उससे सॉल्व करना है। आपको दिया है रेट कांस्टेंट का यूनिट और आपको बताना है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो ट्राई करो बच्चों। देखो आप लोग ट्राई करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप अच्छे से क्वालिटी कंटेंट चाहते हो तो ये वाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप मिनिमम प्राइस के अंदर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ रेट कांस्टेंट का यूनिट ये दिया आपको, इट्स ऑर्डर विल बी। तो हमें यूनिट देखनी है भाई, क्या है, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये किस ऑर्डर की रिएक्शन में था, मुझे तो याद है ये सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब मैच कर लो यहाँ पे, ये पड़ा सेकंड ऑर्डर का, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे भी मैच कर लो, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था सेकंड ऑर्डर। तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख कर क्या बता सकते हो, किसी रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का तो यूनिट फिक्स होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट भी सेम ही हो, क्या हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऐसा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए था, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकंड 0 ऑर्डर के लिए भी क्या थी, सेम यूनिट थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द हॉट प्लेटिनम फॉलोस, ठीक है। इसे प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस आके डिकम्पोज हो रही है, मतलब टूट रही है। तो ये एक 0 ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और 0 ऑर्डर के लिए हमें क्या बतानी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। अभी तो हम सॉल्व करके हटे हैं, क्या आंसर आएगा इसका, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास,
मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ध्यान से ऑप्शन टिक करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट बन जाएगा। आई होप आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन देखो एमपीपीजीटी में पूछा गया, ठीक है, ये आरपीएससी 2018 में पूछा गया, ये DDBLS में भी पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं और उसके बेस्ड भी क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है A+B+C गिविंग प्रोडक्ट्स, तो इसका अगर हमने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना हो तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट किसको बताता है, कंसनट्रेशन को, इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी। अब ABC की कुछ पावर्स होंगी, सपोज P Q एंड R। अब देखो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, कि जो रेट होती है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या चेंज होगा वो P बताएगा, बी की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या चेंज होगा वो Q बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम तीनों का देखें, जो P है वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। जो Q है वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, और जो R है वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C। क्लियर है। अब देखो अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखें, ओवरऑल ऑर्डर देखें तो वो क्या हो जाएगा P+Q+R, और यहाँ पे K क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, जिसकी यूनिट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये जर्नल वे होता है जिसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर अ गिवन रिएक्शन। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी PQR हमने खुद से डिसाइड नहीं करने हैं। ये PQR क्या होते हैं, जहाँ ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हमने रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से उसको डिसाइड नहीं करना। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है जो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, गिवन होता है। क्लियर है। तो ऑर्डर को आपने डायरेक्टली अपनी मर्जी से नहीं लिखना, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। और वो आप कहाँ से बता सकते हो, रेट लॉ से बता सकते हो, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर हमेशा हम कहाँ से बताएंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन से बताएंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन रिएक्शन 2A से B मिल रहा है, 2A+B गिविंग C, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। आपको दिया है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की कुछ पावर होगी एंड B की कुछ पावर होगी, रिएक्टेंट्स की कुछ पावर्स होती हैं। अब वो पावर्स होती क्या है, उनका ऑर्डर। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है, और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा। आई थिंक पहला पॉइंट सबको क्लियर होगा कैसे हम लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन को। देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम कभी भी ये वाली पावर नहीं लिखते, कि हमेशा ये वाली पावर लिख देंगे, ये इससे कोई लेना देना नहीं होता। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता। हमने लिखना होता है ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ से डिटरमाइन होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का सम कर दो पावर्स का, तो 1+2 इज इक्वल टू 3। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमने K का एक्सप्रेशन लिखना हो, K की यूनिट लिखनी हो, तो हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब n की जगह 2 पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यूनिट बन जाएगी फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक पहले दो पार्ट आप लोग को क्लियर होंगे। थर्ड पार्ट देखो हमारे पास, थर्ड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इफेक्ट ऑन रेट। ये रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इफ एज कंसंट्रेशन इज डबल्ड एंड बीज कंसंट्रेशन रिमेन सेम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, रेट क्या हुआ हमारे पास, K इंटू
ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। अब बी का कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं किया, बट उन्होंने क्या किया, नए एक्सप्रेशन के अंदर ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। ए के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2a की पावर 1 हो गया। अब देखो चेंज क्या आएगा, 2 की पावर 1 से रेट बढ़ जाएगा, मतलब रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको तो रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कैसे देखते हैं हम, ऐसे देखो आप, हमने यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो मतलब 2a की पावर 1 आ जाएगा। 2a की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसकी हम एक दो बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस और क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एमपीपीजीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है भाई, इज आर, ठीक है ना। एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, इन जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 3, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन जनरल में। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, हमने रिएक्टेंट ए जो हमने रिएक्टेंट लिया है उसकी जो कंसंट्रेशन डबल कर दी है, जो नया रेट डैश है रेट वो क्या हो जाएगा, के इंटू डबल किया ना तो 2a की पावर 3 हो जाएगा। तो उसने पूछा है नए रेट और पुराने रेट में क्या रिलेशन है। तो इनिशियली को मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनिशियल रेट कितना दिया आपको आर, तो आर रेट कब है, जब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ऐसे, और आर डैश कब है, R1 कब है, जब हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया। अब इसके एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे हम, R1 किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू, ठीक है, 2 की पावर 3 8 होगा, इंटू ए की पावर 3। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, 8 इंटू के इंटू ए की पावर 3। अब ध्यान से देखो, के इंटू ए की पावर क्यूब तो क्या था, आर ही था ना, इतना एक्सप्रेशन हमारे पास आर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स आर के, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट सोचा करो, डायरेक्ट कैसे सोचना है, हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन डबल किया, तो डबल कंसंट्रेशन करने पे 2 की पावर 3 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 टाइम्स रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट सोच लिया करो, ये तो मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया आपको, बट आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली सोच सकते हो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। आपको इस रिएक्शन के लिए के की यूनिट बतानी है। तो पहले आप यहाँ से ऑर्डर निकालो, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ऑर्डर आ जाएगा 1 + 2 3, ये थर्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हम रेट की यूनिट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी थर्ड ऑर्डर के लिए, तो आ जाएगी ये लीटर स्क्वेयर मोल की पावर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी करेक्टली सॉल्व किया होगा। ये ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। आपसे पूछा है, आपको रेट लो दिया है, पूछा है ए और बी का हमने दोनों का डबल कर दिया कंसंट्रेशन, ठीक है, तो रेट क्या होगा। देखो ए का डबल करेंगे, ए की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, बी का हमने डबल किया तो बी का भी डबल किया 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो रेट कितने टाइम से बढ़ जाएगा, 8 टाइम से बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शंस को, ठीक, इनके फॉर्मूलाज को कैसे याद करते हैं वो भी हम सीख लेंगे। डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान होती हैं हमारे पास, जब हम जीरो ऑर्डर को पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे, और इनके फॉर्मूलाज को याद करना बहुत ही इजी होता है। कैसे करेंगे वो सभी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले हम जीरो ऑर्डर को कवर करते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन है,
जिसमें हमारे पास कोई रिएक्टेंट है आर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो रिएक्टेंट ए मान लो कि ए कोई रिएक्टेंट है, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के इंटू ए की पावर। अब यहाँ पे ए की पावर क्या होगी, ए की पावर ऑब्वियसली बात है जीरो होगी, बिकॉज ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इट मीन्स हुआ क्या, ये तो वन हो गया, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। मतलब जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। अब ये चीज़ तो चलो हमें समझ आ गई कि रेट कांस्टेंट की इक्वल आ गया। और इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आप ए की कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो, आप ए चाहे 10 ग्राम ले लो, चाहे आप 10 किलो ले लो, आपकी रिएक्शन की रेट के ऊपर, मतलब जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ए के क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये प्रैक्टिकल मीनिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। ये किसका मीनिंग है, प्रैक्टिकल मीनिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। चाहे आप ए का कितना भी कंसंट्रेशन ले लो, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है। चलो अब ए से प्रोडक्ट बनेगा। सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन एट इज इक्वल टू जीरो, ए का कुछ कंसंट्रेशन होगा ए नॉट, आफ्टर टाइम टी या कुछ टाइम बाद ए का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कितना कम होगा, ए नॉट माइनस एक्स। और एक्स से क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम होता ना, तो प्रोडक्ट का कुछ कंसंट्रेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स को हम क्या बोलते हैं, एटी। एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। मतलब एटी क्या हो गया, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ये एटी किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक है। ट्रिक को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, डेफिनेटली आपको ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो ट्रिक क्या है, मेरे पास तीन ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। मेरे पास क्या होती हैं, तीन ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। तीनों के लिए हम क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ए नॉट क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। और ए टी क्या होती है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो मुझे आप इतनी सी बात बता दो, ए नॉट बड़ा होता है या ए टी बड़ा होता है, ए नॉट बड़ा होता है या ए टी। ऑब्वियस बात है इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाद में तो कम होती रहती है, तो ए नॉट हमेशा बड़ा होता है ए टी से। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है तो ए नॉट तो ऑब्वियस ही बात है बड़ा होगा। तो अब इसी का यूज़ करेंगे हम। पहले हम सीखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूलाज को कैसे लिखना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये बड़ा कौन है, ए नॉट। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो बड़े में से छोटा माइनस किया और रख दिया केटे के इक्वल। ये बड़े में से छोटा माइनस किया, रख दिया केटे के इक्वल। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे याद रखेंगे, सेम एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, बस इसकी जगह एल एन ले लेना है, सामने का ले लेना है एल एन। ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो डेरिवेशन नहीं करवा रहा, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, एल एन ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब जब हमारे पास एल एन के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो माइनस में होती हैं, तो ये अपॉन की फॉर्म में आ जाती हैं। तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, लॉग ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू ए टी। बस यही वाला एक्सप्रेशन होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यही एक्सप्रेशन हमारे पास किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो के का एक्सप्रेशन क्या आएगा, के का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/t, सॉरी लॉग नहीं एल एन लेना था यहाँ। ठीक है, एल एन लेना था, ठीक है, लॉग ले लो चाहे एल एन ले लो, और यहाँ पे हमने एल एन लेना था। ठीक है, 1/t एल एन ए नॉट बाई ए टी। अब अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग में कर लो, के इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, लॉग ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू बाई टी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, अभी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे इनको, अभी तो जस्ट आइडिया चल रहा है कैसे हमने
एक्सप्रेशंस को लिखना है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये वाला एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। बचा क्या, सेकंड ऑर्डर। बचा क्या हमारे पास, सेकंड ऑर्डर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए नॉट बड़ा है 80 से, तो 1/a0 और 1/80 में से कौन बड़ा होगा, 1/a0 और 1/80 में से क्या बड़ा होगा। जैसे देखो 2 से बड़ा है 3, तो 1/2 और 1/3 में से कौन बड़ा होगा, 1/3। क्लियर है। तो वैसे ही a0 अगर 80 से बड़ा है तो 1 की फॉर्म में 1/80 बड़ा हो जाएगा 1/a0 से। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करना है, हमने 1 की फॉर्म में करना है। अब बड़ा कौन सा हो गया, 1/80। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए होता है, हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फॉर्मूला होता है। तो तीनों ऑर्डर के जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कैसे हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इसके लिए हमने ट्रिक सीख ली है। जीरो ऑर्डर के लिए बड़े में से छोटा माइनस किया, KT के इक्वल। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ नहीं किया, ln ले लिया, ln लेके सॉल्व कर दिया, ln a0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT। और इसको हम लिख सकते हैं ln a0 बाई 80 इज इक्वल टू KT, सिंपल। क्लियर है। इसी को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, और ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी कैसे हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूलाज को लिखना है। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूलाज को तो याद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जीरो ऑर्डर को उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो जीरो ऑर्डर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फॉर्मूला याद हो चुका है, कौन सा यूज़ करेंगे, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, A0 क्या होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और AT क्या होता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। अब मुझे एक बात बताओ, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम पीरियड। लाइफ टाइम क्या होती है, जब हमारे पास जितना भी रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जितना भी रिएक्टेंट है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और उसको हम बोलेंगे, जितना टाइम लग गया उसको हम बोलेंगे T लाइफ टाइम। तो इसका क्या मतलब होता है, टाइम इन विच रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए। अब जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास T लाइफ टाइम होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, जीरो इज इक्वल टू A0 माइनस K। अब T की जगह मैं लिख देता हूँ LT मतलब लाइफ टाइम पीरियड। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A0 इज इक्वल टू K इंटू T लाइफ टाइम पीरियड। तो T लाइफ टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, A0 बाई K। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास लाइफ टाइम पीरियड का जीरो ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम पीरियड हो गया। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्या, जैसे हमारे पास T हाफ लाइफ, ठीक है, T 50% बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का कब क्या मीनिंग क्या होता है, हाफ लाइफ का मीनिंग होता है जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब जो कंसंट्रेशन बचती है वो इनिशियल का हाफ हो जाए। मतलब जो कंसंट्रेशन बच गई AT वो इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, T 50%, या उसी को हम बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं, इसी फॉर्मूला में AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT में, ठीक है, AT की जगह हम क्या पुट करेंगे, A0 बाई 2। A0 बाई 2 इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T की जगह क्या पुट कर देंगे, T हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास
के इंटू टी हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। अगर इसको सॉल्व करेंगे टी हाफ किसकी इक्वल आ जाएगा ए नॉट बाई टू के। तो इस तरह से आपसे हाफ लाइफ पीरियड का भी फॉर्मूला या इसकी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जिसमें हमने टी लाइफ टाइम लिखा और टी हाफ का फॉर्मूला लिखा और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। इसकी तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं। पहले होती है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लाइक H2+Cl2 से HCl मिल रहा है हमें। अब जो ये वाली रिएक्शन है इसका होना H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन के क्या है इंडिपेंडेंट है। मतलब H2 कितना भी ले लो Cl2 कितना भी ले लो, इस रिएक्शन की रेट को फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो सनलाइट कितनी इंटेंस आ रही है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर क्या करती हैं डिपेंड करती हैं। मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। उसके अलावा जितनी भी रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज होती हैं, मतलब जितनी भी एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं वो रिएक्शंस भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं। उसका थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर किसी गैस ने डिसोशिएट होना है सॉलिड सरफेस पे, किसी गैस ने डिसोशिएट होना है सॉलिड सरफेस पे हाई प्रेशर पे, वो किसको फॉलो करती है जीरो ऑर्डर को। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को क्या करती हैं फॉलो करती हैं। नेक्स्ट देखो हम डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखो, इससे आपका क्वेश्चन आना कन्फर्म है। केमिकल काइनेटिक्स से जब भी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आएंगे। ठीक है, और इसके मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इसका हम जनरल एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 के ऊपर क्या करते हैं डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाला था KT इज इक्वल टू ln A0/AT, सभी को याद होगा ये। अब यहाँ से K किसके इक्वल आ गया 1/T ln A0/AT। क्लियर है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास K इज इक्वल टू 2.303 कर दूं यहाँ पे ओवर T log A0/AT। ये कुछ नहीं किया मैंने, ln को log में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log, ठीक है, A0। AT को हम क्या लिख सकते हैं, AT क्या होता है बेसिकली A0 माइनस एक्स। मतलब AT क्या होता है फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है इनिशियल में से कुछ माइनस कर देते हैं। तो ये वाली फॉर्म्स होती है हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं, सभी करेक्ट है। क्लियर है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम ये वाली फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इस रिएक्शन के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंप्लीट टी लाइफ टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं। ये टी लाइफ टाइम, तो टी लाइफ टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, जब हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाए 0, AT किसके इक्वल हो जाए 0 हो जाए, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे टी लाइफ टाइम बोलेंगे, या T 100% बोल देंगे, इसको T 100% बोल देंगे। तो उसके लिए AT को क्या होना पड़ेगा 0, ठीक है ना। तो T का फॉर्मूला क्या होता है 1/K ln A0/AT। मुझे एक बार बताओ, अगर हमने AT को 0 कर दिया तो ये वाली टर्म इन्फानाइट हो जाएगी, ln ऑफ इन्फानाइट इन्फानाइट हो जाएगा, तो टाइम भी कितना हो जाएगा इन्फानाइट। ध्यान से देखो टाइम किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको दिख गया होगा कि AT को 0 पुट करते ही T किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास हम इसका T हाफ भी निकाल लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल लेते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, देखो T हाफ क्या होता है जब हमारे पास 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जब हमारे पास 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है
तो उसको बोलते हैं टी हाफ लाइफ पीरियड। तब ए टी की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट बाई टू, मतलब जब जो कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाए। उसके बाद देखो, अगर इसी फॉर्मूला में हम ए टी की जगह ए नॉट बाई टू पुट करें तो क्या आएगा, किसी एक में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 टाइम को टी 50% या टी हाफ लिख सकते हैं, इंटू लॉग ए नॉट बाई ए नॉट बाई टू। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो टी 50% किसके इक्वल आ गया, 2.303 इंटू, ठीक है, ए नोट से ए नोट कट जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, इंटू लॉग टू डिवाइड बाई के। तो ध्यान से देखो, इसको टी 50% का फॉर्मूला क्या बन गया, 2.303 इंटू लॉग टू होता है 0.301 डिवाइड बाई के। तो टी 50% का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से समझो, 0.693। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना दोनों को, 0.693 बनेगा डिवाइड बाई के। तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है टी हाफ का फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टी 50% किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। तो फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला भी हमारे लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, टी लाइफ टाइम तो हम निकाल नहीं सकते, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये कभी कंप्लीट नहीं होते। उसके बाद अगर हमने टी 50% जब टी हाफ का फॉर्मूला निकालना हो, वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। उसके बाद देखो, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, वो किसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर को। ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, जब भी हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं या वो डीके करते हैं, वो एक्सपोनेंशियली करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें लॉग आ रहा है, लॉग वाले टर्म में मतलब एक्सपोनेंशियली आ रहा है। तो जब भी हमारे पास ग्रोथ होता है या डीके होता है बैक्टीरिया का, वो भी एक्सपोनेंशियल पैटर्न को फॉलो करता है। इसलिए ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, केन शुगर क्या होता है, बेसिकली सुक्रोज होता है। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और ये वाली रिएक्शन भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को क्या करती है, फॉलो करती है। उसके अलावा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो, एस्टर कैसे बनता है, हमारे पास एसिड प्लस अल्कोहल से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एस्टर प्लस वाटर मिलता है। अब एस्टर की पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH ऐड हो जाता है, मतलब फिर से एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाता है। तो ये वाली रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक हों, ये वाली दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर की, अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट क्या बन जाएगा, K इंटू C12 H22O11 की पावर 1 इंटू वाटर की पावर 1। क्योंकि वाटर क्या होता है, काफ़ी एक्सेस में होता है, इसलिए वाटर के अंदर कभी भी चेंज नहीं आता, इसलिए वो रेट में हेल्प ही नहीं करता, इसलिए हम वाटर को यहाँ पे हटा देते हैं। इसलिए ये एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर की होती हैं, बट क्योंकि वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सेस में है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। इसलिए ये वाली दो रिएक्शन जो होती हैं लास्ट वाली, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा इनमें से सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो डेफिनेटली ये वाले दो एग्जाम्पल ही एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं रिगार्डिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको समझाना है मैंने, ठीक है, किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। फिर मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर की बहुत सारी ट्रिक्स करवाने वाला हूँ, जिससे जो आपके एग्ज़ाम में, पीजीटी एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी कर रहे हो, ठीक है ना, आरपीएससी कर रहे हो, सब में ये वाली ट्रिक्स आपको काम आएंगी। तो पहले मैं आपको पूरा मेथड समझाता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो डैट
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, ठीक है, 99.9% रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए वो किसके इक्वल होती है, 10 टाइम्स टी हाफ, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट बोल रहे हैं। हमें तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता है, K इज इक्वल टू 1/T ln A0/AT। अब ध्यान से समझो, उसने बोला है कि 99.9 रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन A0 कितना होगा, 100%। बाद में कितनी रिएक्शन हो चुकी है, 99.9 हो चुकी है, बची कितनी, लेफ्ट कितनी, 80 कितनी, देखो 99.9 हो चुकी है, रिएक्शन बची कितनी है, 100 माइनस 99.9। क्या ये बातें सबको क्लियर होगी कैसे हमने डाटा को इंटरप्रेट करना होता है। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि ये 10 टाइम्स टी हाफ होती है, मतलब जब रिएक्शन 99.9% हो जाए तो वो 10 टाइम्स टी हाफ होती है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, तो करते हैं इसको। देखो हमें एक तो ये वाला डाटा पता चल गया, एक तो ये वाला डाटा हमें कन्फर्म हो चुका है। के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ये तो हमें पता ही है, ये अभी मैं प्रूफ करके हटाऊँ आपको। के का क्या फार्मूला होता है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 1/, हमने कितना निकालना है, 99.9% को निकालना है, लॉग A0 ठीक है ना, A0 कितना हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई 80 कितना हो जाएगा, 100 में से 99.9 को माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.01। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.01, ठीक है, सॉरी ठीक है, 100 में से 99 माइनस करेंगे 0.1 आएगा, तो 0.1 कर लेते हैं, लॉग 100 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है। अब देखो 0.693 किसके कुल आ गया, टी हाफ 1/T90, ऊपर लॉग लिया तो हम यहाँ पे 2.303 भी कर देते, क्योंकि हम लॉग में सॉल्व करें ना, अगर ln में करते तो ln की वैल्यू अलग आती। तो यहाँ पे देखो T 99.9%, ऊपर है 2.303, लॉग क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, बिकॉज 0.1 ऊपर जाके 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो लॉग 1000 कितना होता है, 3 होता है, तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3, ठीक है, लॉग 1000 कितना होता है, 3 होता है, डिवाइड बाई T 99.9%। तो यहाँ से ध्यान से देखना, T 99.9% किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 इंटू 3 इंटू टी हाफ डिवाइड बाई 0.693। इसको सॉल्व करके देखो, T 99.9% या 10 के आसपास आ रहा है, 10 इंटू टी हाफ। तो आप लोगों ने ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखो क्या ये हमारे पास 10 के आसपास आ रही है। एक और मैं भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ये 10 के आसपास आ रही है, क्लियर है। तो ये वाला रिलेशन परफेक्ट है ना। तो जब रिएक्शन T 99.9% हो जाएगी, 99.9% रिएक्शन का मतलब है कि उस टाइम 10 टी हाफ हो चुके हैं, ठीक है, कितने टी हाफ हो चुके हैं, 10 टी हाफ हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशन होता है, और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स है, काम आएंगे आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए। देखो इनिशियली हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, A0। जब कंसंट्रेशन A0 का हाफ हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि हमारी कितनी रिएक्शन हो गई, 50% रिएक्शन होगी, मतलब टी हाफ हो गया, मतलब 50% रिएक्शन हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हमारे पास इसका फर्दर हाफ हो जाएगा, इसका फर्दर हाफ हो जाएगा A0/4, तो हम बोलेंगे क्या, एक और टी हाफ हो गया, ठीक है, A0 का हाफ A0/4 हो जाएगा, तो हम बोल देंगे क्या, कितना हो गया हमारे पास, एक और हाफ हो गया, और 50% का हाफ कितना होगा, 20%, क्लियर है। तो देखो टी हाफ कितना था हमारे पास, जब 50% रिएक्शन हो जाए। अब जब 2 टी हाफ हो चुके हैं, यहाँ तक देखो A0 से A0/4 आने तक 2 टी हाफ हो चुके हैं, तो 2 टी हाफ में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 50 + 25 75%।
तो 75% रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि उस टाइम 2 टी हाफ हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसका हाफ क्या होगा A0/8 और 25% का हाफ क्या होगा 12.5। मतलब हम बोल सकते हैं जब 3 टी हाफ होंगे, जब हमारे पास 3 टी हाफ हो जाएंगे तब रिएक्शन कितनी हो जाएगी 50 + 25 + 12.5 कितनी हो जाएगी 87.5%। तो 87.5% का क्या मीनिंग हो जाएगा हमारे 3 टी हाफ हो चुके हैं। सिमिलरली इसका और आधा कितना होगा A0/16। तो आप कैलकुलेट कर लेना, जो 4 टी हाफ की वैल्यू आती है वो आएगी 93.75%। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इनको कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन में वो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। कुछ और डाटा जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पे 93.25 कर लो, यहाँ पे 93.25 कर लो। उसके बाद देखो हमारे पास, अगर हमारे पास 90% रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब होता है 10/3 टी हाफ। अगर हमारे पास 99% हो रही है तो इसका मतलब होता है 23/3 टी हाफ। अगर 99.9% हो जाए तो इसका मतलब होता है हमारे पास 10 टी हाफ्स। ठीक है, ये कुछ टाइम्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे आपके क्वेश्चन है जो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये वाले इंपॉर्टेंट जो टाइम है आपको याद करने पड़ेंगे। टी हाफ का मतलब होता है 50% रिएक्शन, 2 टी हाफ का मतलब होता है 75% रिएक्शन, 3 टी हाफ का मतलब होता है 87.5% रिएक्शन, 4 टी हाफ का मतलब होता है 93.25%। ये इनको आप ड्राइव भी कर सकते हो, ये इनको आप खुद से भी ड्राइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे ये मैंने पिछला रिलेशन ड्राइव किया था वैसे ही आप सभी रिलेशंस को ड्राइव कर सकते हो, बट मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी सब कुछ ड्राइव कर रखा है। बस आप लोग को क्या करना है, इनको याद कर लेना है। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाले टाइम्स को नोट कर लो, बिकॉज इससे हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे काफ़ी कम टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखे हैं। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा सारे क्वेश्चन और आपको इजीली समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। तो आपको टी हाफ की वैल्यू दी है 60 मिनट्स और आपसे पूछा है 75% रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। अब इसके दो अप्रोच होते हैं, एक तो लेंथी अप्रोच है, कैसे टाइम 75% निकालना है हमने, वो किसके क्लोज आएगा, ये 2.303/k, ठीक है ना, इंटू लॉग, ऊपर लेते हैं 100, नीचे 75% कंप्लीट होगी मतलब 100 - 75। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2.303 k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 डिवाइड बाय ये हमारे पास टाइम पीरियड दिया है 60 मिनट्स इंटू लॉग ऑफ 100/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा कैसे ना कैसे। ये होता है पूरा अप्रोच। बट अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें टी हाफ दे दिया कितना 60 मिनट्स, पूछा कितना है टी 75%। तो मैंने अभी तो लिखवाया है ना आपको टी 75% किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स टी हाफ के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टी 75% के लिए, टी हाफ हमें गिवन है 60 मिनट्स, 2 × 60 = 120 मिनट्स। देखो कितने सेकंड्स में क्वेश्चन हो गया, ये हार्डली 2 सेकंड का क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट्स क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो MPPGT 2018 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन खुद से आप लोग ट्राई करोगे, एक और वीडियो को पॉज करो, अपने जो टाइम पीरियड है उनको देखो और देखो क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व कर पाते हो विदाउट, ठीक है, यूजिंग मच पेन। ठीक है, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करने, कैलकुलेशन से भी हो जाएगा बट आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, आपको टी 50% हाफ लाइफ दिया है कितना 120 मिनट्स और आपसे पूछा क्या कितना है टी 90%। अब 90% का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 10/3 टी हाफ होता है। देखो ये वाले रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए, तो कुछ नहीं करना था आपने 10/3 ऑफ
10/3 ऑफ 120, तो यहाँ पे 40 पे कट जाता है 40 इंटू 100, सॉरी 40 इंटू 10, नियर अबाउट 400 मिनट्स क्या आ जाता हमारा आंसर आ जाता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर हमने पूरा अप्रोच सीखा है कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा मेथड लगाते ना 2-3 मिनट के अंदर भी आप एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर पाते, बट अगर आपने जो शॉर्ट ट्रिक सीख ली है तो क्वेश्चन आप एज इट इज़ ईजिली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद देखो हाफ लाइफ का रिलेशन पूछा है सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो क्या कोई बड़ी बात है सेकेंड ऑर्डर के लिए, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर खुद भी आप ड्राइव कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू, तो ये वाला रिलेशन होता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। अब देखो एट T इज इक्वल टू, हमने पूछा हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू A0/2, इसमें पुट कर देंगे। टी की जगह क्या पुट कर देंगे, टी हाफ पुट कर देंगे। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, ऊपर 2 चला जाएगा, 2/A0 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू K इंटू टी हाफ। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको A0 एलसीएम आ जाएगा, 1/A0 ही बच जाएगा K इंटू टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ का क्या एक्सप्रेशन आ गया, 1/A0 इंटू के। क्लियर है, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। अगर हमने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया था, जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी उसको भी हम क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 99.9%, ये तो मैं बता चुका हूँ कितने टाइम्स टी हाफ होता है, 10 टाइम टी हाफ होता है। तो ये RPSC PGT 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो हमारे पास आपको रेट कांस्टेंट दिया है और टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ का क्या फॉर्मूला है, 0.693 डिवाइड बाय के। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय के कितना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻14। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लेना, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉल्यूशन जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखो दिस इंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, आपको बताया रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती है, फॉलो करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे फर्स्ट ऑर्डर के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद देखो हमारे पास, ठीक है, एक दो फॉर्मूलाज और होते हैं जो हमें काम आते हैं। ठीक है, देखो कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। जो A0 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, चाहे आप स्मॉल में रिप्रेजेंट कर दो एक ही बात है, स्मॉल में कर लो कैपिटल में कर लो एक ही बात है। चलो हमने स्मॉल में किया था तो हम स्मॉल में कर लेते हैं। A0/80 ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n के। ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n के। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और हमारे पास जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, n इंटू कितने हाफ लाइफ है इंटू एक हाफ लाइफ का पीरियड, कितने हाफ लाइफ है इंटू 1 हाफ लाइफ का पीरियड। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें पता चल गया। क्लियर है, तो ये दो फार्मूलाज हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से हम फाइनल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं 80 की वैल्यू, तो फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इज इक्वल टू A0/2 की पावर n। क्लियर है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये वाले फॉर्मूलाज भी हमने क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया उसके बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमें डाटा क्या गिवन है कि इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ है 512 से 128 मोलर तक इन 40 मिनट्स। तो आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। अब अगर हम टी हाफ निकाल लें तो के की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें गिवन क्या है, टाइम दिया टोटल 40 मिनट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 512 मोलर, और फाइनल कंसंट्रेशन दिया है 128 मोलर। तो मैंने आपको बताया था A0/80 का रेशियो किसके इक्वल होता है,
2n के, यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो 512 डिवाइड बाई 128 इज इक्वल टू 2n। तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2n। जब 4 पे कट जाएगा ना ये, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए, 2। अब देखो टी हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, टी के। तो हाफ लाइफ पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, t/n। तो टाइम टोटल कितना दिया है, 40 मिनट्स। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं, 2। तो टी हाफ कितना आ गया हमारे पास, 20 मिनट्स आ गया। तो टी हाफ कितना आ गया हमारे पास, 20 मिनट्स आ गया। अगर टी हाफ आ गया तो क्या यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.693 डिवाइड बाई 20 मिनट इनवर्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन आप खुद कर लेना। मेन चीज़ क्या है, कैसे हम डिफरेंट फार्मूलाज को अप्रोच कर सकते हैं। या अगर आपको डाटा ऐसा मिले जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन आपस में कट रहे हों, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ईयर्स विल बी टेकन बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब 1/8 हो गया, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया 13 मिनट्स। कितने टाइम में वो 1/8 हो जाएगा। सपोज करो इनिशियली वो 1 था, इनिशियली कितना था, 1 था। तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, आधा। दूसरे हाफ लाइफ के बाद इसका आधा हो जाएगा 1/2 का, 1/4। और तीसरे हाफ लाइफ के बाद 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8। मतलब कितने हाफ लाइफ हो गए, पहला हाफ लाइफ हुआ यहाँ से यहाँ तक का 1 से 1/2 का, दूसरा हाफ लाइफ हुआ 1/2 से 1/4 का, तीसरा हाफ लाइफ हुआ 1/4 से 1/8 का। मतलब उसने किसकी वैल्यू पूछी है, 3 टी हाफ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है, 3 टी हाफ की वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है ए का हाफ लाइफ कितना दिया है, 13 ईयर्स। तो 3 × 13 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 29 ईयर्स। ठीक है ना। तो 1/8 कब हो जाएगा वो, 39 ईयर में। ठीक है ना, 39 ईयर में क्या हो जाएगा, वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/8 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमने। ये दिमाग कैसे लगाना है, देखो उसने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन टू 1/16। देखो 1 से 1/2 के लिए 1, 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8 हो जाएगा आधा, 1/8 से 1/16। तो टोटल हाफ लाइफ कितने हो गए, टी हाफ कितने हो गए, 1 2 3 4। ये 4 टी हाफ की वैल्यू पूछी है उसने, 4 टी हाफ की वैल्यू पूछी है। बट उसने टी हाफ नहीं दिया, उसने दे दिया रेट कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू दे दी उसने 60 मिनट्स। तो हम यहाँ से टी हाफ निकाल सकते हैं, सॉरी 60 सेकेंड इनवर्स दी है। तो क्या यहाँ से हम टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0.693 डिवाइड बाई 60 सेकेंड्स। अब अगर हमें टी हाफ पता चल गया, तो हमने इंटू 4 करके क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 0.693 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आप लोग देख लेना। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई करोगे, DSSSB PGT का क्वेश्चन है। ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो उसने बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम टेकन टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4। मतलब 1/4 के लिए 10 मिनट्स चाहिए, तो 1/16 के लिए। अब उसने टी हाफ नहीं दिया, उसने 1/4 का डाटा दे दिया। मतलब देखो 1 से क्या होता है 1/2, 1/2 से 1/4। मतलब उसने 2 टी हाफ का डाटा दिया है इनडायरेक्टली, 1/4 से 1/8, 1/8 से 1/16। तो उसने डाटा किसका दिया है, ध्यान से देखो, उसने डाटा दिया 1/4 होने तक का। मतलब 1/4 तक कितने टी हाफ हो जाएंगे, 2 टी हाफ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसने 2 टी हाफ का डाटा कितना दिया है, 10 मिनट्स। और पूछा किसका है, 1/16 तक का। ठीक है ना, तो 1/16 में कितने टी हाफ हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये डाटा उसने पूछा किसका है, 4 टी हाफ का। 4 टी हाफ की उसने वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं करेंगे, टी हाफ कितना आ जाएगा 5 मिनट। तो 4 × 5 20 मिनट्स क्या आ जाएगा हमारा
आंसर आ जाएगा। तो कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। अगर हमें लॉजिक्स पता है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 20 मिनट्स। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमने जो फॉर्मूलाज अभी पढ़े उसके बेस्ड है। ठीक है, आपको टी हाफ दिया है, ठीक है, आफ्टर 12 डेज, ठीक है ना, टोटल टाइम कितना दिया है 12 डेज। ये 3 ग्राम ऑफ द सैंपल लेफ्ट बिहाइंड, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दिया आपको, ये 3 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा है। तो ध्यान से देखो आपको जो डाटा गिवन है, टी हाफ कितना दिया है 3 डेज, टोटल टाइम कितना दिया टी 12 डेज, कितनी कंसंट्रेशन बची है, मतलब एटी की वैल्यू दी आपको 3 ग्राम, पूछा क्या है ए नोट पूछा है आपसे, क्लियर है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए नोट बाई एटी इज इक्वल टू 2 की पावर एन, ठीक है, एन कितना होता है, देखो एन इंटू टी हाफ कितना होता था टोटल टाइम, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा टी बाई टी हाफ, तो यहाँ पे एन कितना आ जाएगा 12/3, मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी 4 टी हाफ। कितने टी हाफ्स हो गए हमारे पास, 4 टी हाफ्स हो गए, ठीक है। इतना पार्ट तो सभी को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद देखो ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू 2 की पावर एन, तो ए नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर एन इंटू ए टी, 2 की पावर एन मतलब 2 की पावर 4 इंटू ए टी कितना बचा है फाइनली 3 ग्राम, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 3 ग्राम, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 ग्राम, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है इसलिए टाइम लगा, बट अगर आप कैलकुलेशन करने लगते 1 मिनट से अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाता। जो फॉर्मूलाज हमने अभी स्टडी किए हैं उनके बेस्ड ही ये क्या था, एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे, देखो कितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं जो हमारे पास रिलेटेड होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। ये सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर वे में समझा है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर को कवर कर लेते हैं। ये सेकंड ऑर्डर से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट ऑर्डर से आता है। देखो सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, रेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अब 2 हो जाएगा, और जो इसका फॉर्मूला होता है 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। अगर इसका टी हाफ निकालें, टी हाफ पे क्या होता है, ये जो ए टी है वो ए नॉट बाई 2 के इक्वल होता है, तो हम पुट करेंगे 2/a नॉट माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो अगर आप टी हाफ यहाँ से निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/a नॉट इंटू के। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है टी हाफ का फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए आपने टी हाफ निकाला था, जीरो ऑर्डर का टी हाफ आया था, अगर आपको ध्यान हो ए नॉट बाई 2 के, तो ये क्या आया था हमारे पास जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास आया था टी हाफ का एक्सप्रेशन हमारे पास 0.693 डिवाइड बाई के। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का क्या आया, टी हाफ का एक्सप्रेशन 1/a नॉट बाई के। तो अगर आप ध्यान से देखो जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/-n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होता है टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। ये वाला क्या होता है, रिलेशन होता है टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्लियर है। देख लो आप बिल्कुल मैच करेगा। अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, तो टी हाफ के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर हुई तो ए नॉट के इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे n ऑर्डर होता है, और ये वाला रिलेशन किसके लिए होता है हमारे पास, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में। टी हाफ ए नॉट की -1 - n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद देखो कंसंट्रेशन में इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से रिलेटेड ही था। नेक्स्ट देखो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के इफेक्ट में कुछ नहीं होता हमारे पास। जो कैटलिस्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करते हैं, दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट
और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट की हम बात करते हैं, अगर हमें सिंपल कैटलिस्ट बोला गया है तो हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट ही कंसिडर करना है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बस यही पॉइंट होता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो डैट वो कहाँ तक चला जाए, इस लेवल तक चला जाए। इस लेवल को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जब तक हमारे पास रिएक्टेंट इस लेवल तक जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास नॉर्मल पाथ था, अगर हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा। देखो इनडायरेक्टली कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया। इसमें भी प्रोडक्ट सेम बन रहा है, बस इसमें जो पाथ हो गया वो चेंज हो गया। इसमें पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। और इस पाथ की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। तो हम बोल सकते हैं क्या, कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करता है, बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। बस इतना सा हमने पढ़ना होता है कि इसमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। देखो इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, जब भी हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे, रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और उनके कोलिजन की वजह से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये किसका स्टेटमेंट था, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी का स्टेटमेंट था। अब कोलिजन थ्योरी ने माना कि दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और एक प्रॉपर एनर्जी बैरियर होना चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी बैरियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो कंडीशन थी, मतलब क्या कहने का कि अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से आके टक्कर मार दें, ये इसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसे नहीं है कि हल्का फुल्का टच हो, प्रॉपर इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बट अकेला ओरिएंटेशन से नहीं काम चलेगा, इनको एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ आके टकराना पड़ेगा। देखो जब एक दूसरे की बिल्कुल रफ्तार से आके टकराएंगे तब कोलिजन क्या मानेंगे हम, इफेक्टिव। तो एक प्रॉपर एनर्जी भी होनी चाहिए जिससे हमारा क्या होगा, कोलिजन होगा। अब कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है सो डैट कोलिजन इफेक्टिव हो, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट्स, कि इतनी मिनिमम एनर्जी के साथ तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करें तभी वो किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ्स आते हैं, ये ग्राफ्स का नेचर कैसा होता है, देखो ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारे पास एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, और यहाँ पे होता है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो अगर हमारे पास या तो कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, तो अगर हम देखें डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये किसका ग्राफ होगा, एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अगर इस तरह का ग्राफ बन गया
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे होगी, ठीक है ना। प्रोडक्ट की नीचे है, रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी नीचे है, ध्यान से देखो, तो इस केस में ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये ग्राफ होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को यहाँ तक आना है, अगर यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब टोटल हमें चाहिए कितनी ग्राउंड लेवल से, इतनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी हमें चाहिए ग्राउंड लेवल से उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितनी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ई आर क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये ई थ्रेशोल्ड, ये ऊपर तक पहुंचने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जितनी पहले थी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, लिख लेना आप, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीट थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से हमें रिलेशन भी पता चल जाएगा। रिलेशन क्या पता चल जाएगा कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होती है, सम होती है। तो इस वाले रिलेशन से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड इजीली कर देंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 टाइम्स हो जाता है। मतलब जो रेट है रिएक्शन की वो 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमारी 2 से 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल से ट्रिपल हो जा सकती है। उसके बाद देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन का सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अभी हमने पढ़ा ना कि 2 फैक्टर होते हैं किसी भी प्रॉपर कोलिजन के लिए, एक होता है हमारे पास प्रॉपर एनर्जी और एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जो ए होता है इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, ए को हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर, जब कोलिजन फैक्टर, कोलिजन फैक्टर। और जो हमारे पास दूसरी टर्म होती है इसको हम बोलते हैं एनर्जी फैक्टर। ये वाला हमें चीज़ पता होनी चाहिए, एक होता है कोलिजन फैक्टर और एक होता है हमारे पास एनर्जी फैक्टर। कोलिजन फैक्टर को ही हम प्री एक्सपोनेंशियल बोल देते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। ये टर्म्स भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए ओवर आर टी। तो इसके बेस देखो हमारे पास, अगर इस इक्वेशन को एल एन ले ले दोनों तरफ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन, ऐसे करो, एल एन एक साथ ले लेते पहले, एल एन ऑफ ए ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया है, एल एन ले लिया। अब देखो एल एन के किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन ए प्लस, जब भी टर्म मल्टीप्लाई में होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब इतनी चीज़ तो पता होगी आपको, तो एल एन के किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन और ई कट जाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन ए माइनस ई ओवर आर टी। तो अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करूँ तो लॉग में कन्वर्ट करूँगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ए ओवर 2.3 आर टी। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ
log k इज इक्वल टू log a माइनस ए ओवर 2.303 आर। ये वाली हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, और एक ये वाली इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन भी हमारे पास किसके होते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन के ही होते हैं। ठीक है ना, कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा आर्हेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हमें ये वाले एक्सप्रेशन भी पता होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक लास्ट फॉर्मूला देख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। आपको दो कंडीशन दी होती हैं, एक टेम्परेचर T1 एक टेम्परेचर T2, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और आपसे पूछा जाएगा हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, खुद से ट्राई करना आप लोग। ठीक है, देखो थ्योरी वाइज सेशन कंप्लीट है हमारा, एक दो प्रैक्टिस के सेशन है जो मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रखा है, उसका मतलब वीडियो अपलोडेड है, वो आप वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर जाना, तब आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए फटाफट। कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इजीली हर एक टाइप बुक में दिया होता है ये क्वेश्चन। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कर लो, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कर लो आप। चलो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको K2 की वैल्यू दी है, ठीक है, K1 की वैल्यू दी है, ये टेम्परेचर्स दिए हैं, आर की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 होती है, और यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था रेट और फर्स्ट ऑर्डर को। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर में तो आर्हेनियस इक्वेशन को पढ़ना है जो हमने पढ़ लिया, और इसका जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रिएक्शन के ऊपर, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए आप ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो डैट इस टाइप के मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।